नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं वहां से उपलब्ध कराए जाते हैं कलेक्ट करके, जो आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा उस दृष्टिकोण में लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है एससीएस का उसको ज्वाइन कर ले और साथ ही जो इंस्टा का हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, फिर से वही डेली ये टॉपिक आ रहा है, रेपिटेशन है, बार बार हम देख रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस, उसके साथ इंडियन एग्रीकल्चर। तो पूरा का पूरा जो है हम डोमेन देख चुके हैं कि क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, उसी का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि ये क्राइसिस चल रहा है तो रेगुलर जो है इसमें न्यूज और एडिटोरियल्स में इनको कवर किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और उसके साथ फिर एग्रीकल्चर भी है। तो जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं इसको आप, ठीक है, और थर्ड में भी रख सकते हैं क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी एग्रीकल्चर वहां से रिलेटेड। तो पहला जो है आपका टॉपिक, इसको देखेंगे हम लोग। दूसरा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। एक दिन और भी हमने अभी जो है पिछले दिनों में इस जो है टॉपिक को कवर किया हमने, ठीक है ना। थर्ड पेपर का पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें जो पब्लिक सेक्टर के पास, मतलब ऐसा समझिए राज्य सरकार के पास, मतलब कई सारी जो राज्य सरकारें हैं उनके पास जो है कई सारी जो ऐसी एसेट्स पड़ी हैं, किस रूप में, लैंड के रूप में, जो यूजलेस है। मतलब यूजलेस का मतलब कि वो अंडर यूज है, ऐसा समझिए कि उसका जो यूज है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो पड़े पड़े वो क्या हो गई, एक तरीके से लॉक्ड एसेट हो गया। तो उसको मोनेटाइज करना है और उसको जो है यूज करना है हमको, है ना, प्रोडक्टिव मैनर में, ठीक है। तो उसके लिए इसको बनाया गया है मोनेटाइजेशन के लिए, इसको देखेंगे और ये थर्ड पेपर में रख सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काफी पुराना टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो आपका टॉपिक है ना, हमेशा बोलता हूं मैं, थर्ड पेपर का टॉपिक है, देखेंगे हम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राथमिकता क्षेत्रक को ऋण प्रदान करना। पहली चीज कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जहां पर, जैसे बिजनेसमैन को, तो वैसे ही हर स्तर पे जो आपका उद्यमी है, अगर उसको कोई भी काम करना है तो उसको क्या चाहिए होती है, साख की जरूरत होती है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको आरबीआई आइडेंटिफाई करता है और बोलता है इन क्षेत्रों में सबसे पहले जो है आप साख की सुविधा उपलब्ध कराइए, कुछ तरीके से इनको इंसेंटिवाइज करिए। इसलिए हमने फिर क्या बनाया, रीजनल रूरल बैंक्स, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आप देख रहे होंगे, रीजनल रूरल बैंक देख रहे होंगे। तो ऐसी जगह पे जो अनबैंक्ड एरिया था वहां पर बना के उनको बोले कि भैया 75% आप पीएसएल मेंटेन करो, जितना लोन दोगे उससे 75% प्रायोरिटी सेक्टर को ही आप लेंडिंग करोगे, ठीक है। इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये सनराइज इंडस्ट्री है। ऊपर से ये आपकी क्या है, लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर रोजगार मिलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसके लिए जो इनपुट या रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता हमारे यहां बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छी क्या है, फेवरेबल एग्रोक्लाइमेटिक जो है आपकी कंडीशन है हमारे यहाँ, है ना। भारत जो है सबसे बड़े उत्पादक उपभोक्ता दोनों के रूप में है खाद्य पदार्थ के संदर्भ में, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक है, इसको देखेंगे। लास्ट वन जो है आपका स्टेट स्पेसिफिक है आपका, लेकिन इनिशिएटिव में इसको काउंट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो आपका श्रमिक कल्याण प्रकल्प है ना, इसको देखेंगे हम। सबसे पहला जो टॉपिक है इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो यूक्रेन के क्राइसिस से जो इंडियन एग्रीकल्चर को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि भैया वहां पर तो क्राइसिस चल रहा है। अब वीट के सबसे बड़े उत्पादकों में जो नाम आता है यूक्रेन रशिया का, अब वो दोनों तो लड़ने में बिजी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के पास एक अवसर है कि हमारे यहाँ उत्पादन बहुत अच्छा आता है। अभी भी जो एफसीआई का बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास जो है रिजर्व है। तो हम इसको निर्यात करके और इस मौके को हम क्या कर सकते हैं, अपने पक्ष में भुना सकते हैं, है ना। तो इंपोर्ट बिल हमारा क्या होगा, कम होगा, जो हमारा मतलब डॉलर्स में इनकम होगी, है ना। तो जो हमारा अकाउंट है
जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड अकाउंट बोल लीजिए, आपको अलग अलग चीजें हैं, लेकिन समझिएगा वैसे कि यहां पर सरप्लस आएगा भारत सरकार के पास, तो उसको फिर सरकार कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है ना, ऐसा समझिएगा। तो गेहूं के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है। तो अभी देखिए कि लगातार ये जो आपके रशिया और यूक्रेन का वॉर का जो इफेक्ट आ रहा है, रिपल इफेक्ट बता रहा है, तो सीधी सारी चीजों में ब्रेंट क्रूड के ऑयल भी बढ़ रहे हैं, क्रूड के ऑयल, गैस के ऑयल, खाद्यान्न की कीमतें लगातार बढ़ रही है। यहाँ की जो, यहाँ तक देखिए कि जो मेजर वीट एक्सपोर्ट कंट्रीज है, वहां पर जो वीट का प्राइस है, जैसे कि यूएस है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, तो वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर कीमतों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, वृद्धि हो गई है। अब आगे समझिएगा कि रशिया और यूक्रेन जो है डेटा बता रहे हैं कि नॉर्मली अगर आमतौर पे देखा जाए तो जो इनके निर्यात का प्रतिशत है ना, जो निर्यात का एक अंश है वो 50 से 55 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि टोटल ग्लोबल मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी, 200 मिलियन मेट्रिक टन है। ठीक है ना, तो उसमें से ये 1/4 तो लगभग कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो इस कारण से तो सीधा सीधा अगर सप्लाई, वहां से सप्लाई कम हो जाएगी तो सीधी बात है कि रेट बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां पर कुछ मुख्य अवसर बता रहे हैं, तो सीधी बात है कि यहां पर जो आपकी मेजर कंट्रीज हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भारत जो है अपनी कमोडिटी को, जैसे वीट वगैरह को, यहां पर क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है और उस गैप को फुलफिल कर सकता है। दूसरा कि हमारे यहाँ जो एफसीआई का जो आपका क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास बहुत बड़ा जो है रिजर्व स्टॉक, जिसको बफर स्टॉक बोलते हैं। जैसे आप कंटिजेंसी फंड पढ़ते होंगे 267, है ना, 266, 266 और 267 आर्टिकल पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। तो वैसा ही समझ के चलिए, ये एक बफर स्टॉक बनाया जाता है, सोशल वेलफेयर भी है। और फिर मान लीजिए ऐसी कोई अवस्थिति हो गई कि सूखा पड़ गया, है ना, मानसून तो अनएक्सपेक्टेड है, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, तो भैया कोई ऐसी अगर आकस्मिकता का संदर्भ आ जाए तो हम इसको यूज कर सके, इसलिए बनाया गया। अब इसमें जो बफर स्टॉक की बात कर रहे हैं वो लगभग 23.4 मिलियन मीट्रिक टन है। ठीक है ना, जबकि इसका जो मानदंड है बफर स्टॉक का वो 7.46 मिलियन मीट्रिक टन है, तो उससे लगभग 4 गुना अधिक है। तो मतलब ये कि भारत लगभग जो है 15 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकता है आसानी से। ठीक, इसके बाद यहां पर फूड सब्सिडी जो है ना, उसको बोला जा रहा है कि ना केवल उसको कम की जाए बल्कि कंपनसेट भी किया जाए। किस आधार पर, कि जो क्रूड ऑयल की जो आपकी इंपोर्ट का बिल हमारा बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा प्राइस जो है वो क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो हाईएस्ट लेवल पे 2008 के बाद से देखेंगे तो अभी हाईएस्ट लेवल पे $139 पर बैरल, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी सभी लोगों की, है ना, सारी चीजें महंगी हो रही, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो हम उस तरीके की, जहां वो आयात में हमको ज्यादा देना पड़ रहा है पैसा, वो हम यहां से काउंटर करके उसको क्या कर सकते हैं, उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि आगे इससे बोल रहे हैं कि खाद्य सब्सिडी जो है, जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कमी आएगी, तो सीधी बात है पैसा सेव होगा, ऐसा समझ के चलेगा। इसके बाद भारत जो है, भारत के लिए बोला जा रहा है कि जो आगामी जो आपका विपणन सत्र है ना, मार्केटिंग सेशन जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें गेहूं खरीद का जो उसका लक्ष्य है वो 44 मिलियन मीट्रिक टन से कम करके 30 मिलियन टन कर देना चाहिए मीट्रिक टन, है ना। और जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि जो वहां पर कॉम्पिटिटिव प्राइस लिस्टिंग हो, है ना, कीमत प्रभावी भी हो जाए और कीमतों में प्रतिस्पर्धा से फिर थोड़ा सा वहां पर फायदा देखा जा सकता है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका देखिए, अब बोल रहे हैं कि एमएसपी से इसका मूल्य अधिक होने की संभावना है ना, ऐसा बोला जा रहा है। अब उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट वगैरह भी तेज गति से बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसमें सबसे अच्छा अवसर कहां पर है, सेंटर में, है ना, और स्टेट में, ये किसके लिए है, किसके, तो केंद्र, और जो आपके केंद्र के पास तो है ही है क्योंकि सारे राज्य जो है उसके अंदर ही है, तो केंद्र और गेहूं उत्पादक राज्य जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो उनके लिए जो है केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा आपस में जो है कॉर्पोरेशन से समन्वय के द्वारा जो है एक जो है इफेक्टिव और सुधारवादी कार्य योजना बना के उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि एफसीआई को यहां पर जो विक्रय व्यय है ना, जो प्रोक्योरमेंट, जो आपका प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस होता है ना, उसमें जो सीलिंग होती है उसको 3% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, है ना, उसमें सारे कमीशन, फीस, एपीएमसी वगैरह के सब आ गए। तो इसको अगर आप देखेंगे, बोल रहे हैं 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि पंजाब में 8.5% है और सब स्टेट्स में 3 to 4% है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। इसके बाद देखा जाए कि शुगर और व्हीट,
है ना, गेहूं और गन्ना सबके संदर्भ में, इन दोनों के संदर्भ में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी है। तो यूपी को अपने जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि आपका क्या हो गया, बैकवर्ड लिंकेज हो गया, फॉरवर्ड लिंकेज हो गया, है ना, ग्रेडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हो गई, तो इसके लिए जो है वो उनको प्राइवेट सेक्टर्स को भी आमंत्रित करना चाहिए और उसके साथ ही वैल्यू चेन को पूरा का पूरा जो है वो क्या करना चाहिए, उसका कायाकल्प करने की, वैल्यू चेन जिसको मूल्य श्रृंखला बोलते हैं आप, मूल्य श्रृंखला बोलते हैं खाद्यान्न की, उसको सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अगर चाहे, उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, तो वो इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपके गेहूं उत्पादक राज्य हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो है ये जो सरकार के द्वारा जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं लाभार्थियों को, तो उनको जो है विकल्प देना चाहिए कि या तो आप अनाज ले लो या आप नकदी ले लो, तो उससे पीडीएस सिस्टम में जो आपका करप्शन वगैरह है वो भी कम होने की संभावना है। जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में, पर्यावरणीय संदर्भ में अधिक टिकाऊ भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, तो ऐसा माना जा रहा है कि लैंड मोनेटाइजेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, कल्चरल एस्पेक्ट भी है उसका, बहुत सारी चीजें जो है लैंड से जुड़ी होती है। तो अब ये इसके लिए जो है एक स्पेसिफिक या विशेषीकृत निकाय की आवश्यकता थी जो इसको सही तरीके से क्रियान्वित कर सके। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को, जो पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है। ठीक है, और ये आपकी क्या करती है बताइए, अन्य सरकारी संस्थाओं की जो अधिशेष भूमि होगी, भवन संपत्ति होगी, है ना, जो भी आपकी पब्लिक सेक्टर की, उसको क्या करेगी, ये मोनेटाइज करेगी। ठीक, अब समझिएगा कि बहुत सारे जो आपके राज्य के विभिन्न विभाग हैं, है ना, उनके पास देश भर में क्या पड़ी हुई है, जमीन पड़ी हुई है ना। अब भूमि और भवन की प्रकृति में वहां पर जो सरप्लस है उसका कोई यूज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और यूज नहीं हो रहा है तो उसी जो आपका ऐसा एसेट है भूमि के रूप में जिसका यूज नहीं किया जा रहा है ना, और वो हमारी लॉक्ड एसेट है एक तरीके से, वहां पर कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसी को जो है रैशनल अप्रोच में क्या करना है, हमको मोनेटाइज करना है, ताकि उससे भी हम क्या कर सके, एफिशिएंट उसका यूटिलाइजेशन कर सके। अब इससे लाभ क्या होगा, तो समझिएगा कि इसमें जो है एक तो सबसे पहला जो स्टेट में लैंड होल्डिंग वगैरह है, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी बनेगी, तो उससे क्या होगा कि हम ये जान सकेंगे कि डेटा क्या है हमारे पास, तो सरप्लस लैंड क्या है, तब हम उसको पुश कर सकेंगे मोनेटाइज करने के लिए। और ये हेल्प करेगा जो भी आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी विश्वसनीय डेटाबेस उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लैंड बाउंड्रीज है उनका जो डिमार्केशन है वो जो है किया जा सकेगा आसानी से, है ना, जो यहां पर सीमांकन और स्वामित्व की जो वैधता है उसको भी वहां पर स्थापित किया जा सकेगा। इससे क्या होगा कि जो निवेशक होंगे उनके पास क्लियर कट एक जो है वो पूरा का पूरा एजेंडा होगा, क्लियर कट रोड मैप होगा, तो उससे वो वहां पर इन्वेस्ट करने से कतराएंगे नहीं और उनको जो है निश्चितता का जो आयाम वहां पर दिखाई देगा। अब पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज है, ठीक है ना, उनके पास बहुत सारा जो है आपका लैंड के रूप में संपत्ति पड़ी हुई है जो कि अनयूज्ड है, अंडर यूज्ड है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है कि जो रेलवे है और आर्मी, उसके पास अकेले अगर दोनों के पास देखें तो 2 लाख एकड़ जो जमीन है वो वेकेंट खाली पड़ी हुई है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके के एसेट्स को हमको क्या करना है, मोनेटाइज करना है एफिशिएंट रूप में, और एफिशिएंट रूप में मोनेटाइज करके उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना है ना, एसेट का। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है कि ये आपके एडिशनल रिसोर्सेस को बिल्ड करने में भी जो है, बूस्ट करने में भी ये क्या करेगा, जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। ठीक, अब जब वो आपका एडिशनल हमारी यहां से इनकम हो जाएगी तो हम उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसके बाद देखें कि यहां पर जो अधिशेष भूमि है, सरप्लस लैंड, उसकी नीलामी से क्या होगी कि सप्लाई जो है लैंड की वो बढ़ेगी। ठीक है, अब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉस्ट जो होगी प्रोजेक्ट की लगाने की, किसी भी, अगर ये फिक्स कैपिटल बोलते हैं हम लैंड को, अगर उसकी कीमत कम हो गई तो आपकी इनपुट कम हो गई, इनपुट कम हो गया तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ गया। चैलेंजेस देखेंगे इसमें, तो सबसे पहली चीज ये है कि सरप्लस लैंड जो है उसका जो एस्टिमेशन है अभी भी एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, तो फिर ये इस तरीके के जो आपके थोड़ा सा रिलेक्टेंट वहां पर हो सकते हैं, है ना, कि जो भी आपके भूमि है ना, उसको अधिशेष रूप में सीमांकित करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर एक फ्लक्स या अनिच्छुक हो सकते हैं।
नॉर्मल सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। इसके बाद कॉर्पोरेशन के संदर्भ में बताया जा रहा है कि निगम को जो है वहां पर स्पेशल जो स्पेसिफिक शीर्षक होंगे, है ना, उनकी उपस्थिति में जो आप समझिएगा कि यहां पर होगा क्या कि अब यहां पर क्लियर कट कोई टाइटल अगर नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है ना, और वहां पर कोई लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, जो म्यूटेड इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो क्लैश होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरीके के मुद्दों से जूझना पड़ सकता है। उसके बाद जो है अतिक्रमण के जो मामले हैं वो भी आ सकते हैं, और इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इंपैक्ट भी देखे जाते हैं, है ना, सोसाइटी में। और इसके बाद जो है देखिए पॉजिटिव मैनर में किया जाता है, लेकिन उससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे रह रहा है ना, और उसको वहां से अतिक्रमित करके बड़ा मतलब क्या किया गया, हटा दिया गया, तो बहुत सारे लोगों के पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है ना, तो इस संदर्भ में लीजिएगा उसको। और वे फॉरवर्ड ये कि इसको प्रभावी रूप से जो है तार्किकीकरण करके इसको लागू करने की आवश्यकता है। इंप्लीमेंटेशन सबसे मेन चीज है कि वो अगर ढंग से होगा तभी ये आपकी क्या होगी, सफल बनेगी। और इससे क्या होगा कि जो जनहित के प्रति यहां पर संवेदनशीलता भी रखने की आवश्यकता है, और पारदर्शिता से आप काम करिए तभी। ऐसा नहीं कि भैया यहां से बेचा और वहां क्रोनी कैपिटलिज्म में जाके किसी दूसरे के नाम हो गई वो जमीन, तो इसको करप्शन को भी यहां पर जो है मैनेज करना बहुत आवश्यक होगा, है ना। भूमि वगैरह में बहुत सारे घोटाले आप देखते होंगे। अब इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, तो प्राथमिकता क्षेत्रक है, जो प्राथमिक क्षेत्र आरबीआई डिसाइड करती है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या है, नितांत आवश्यक है, तो उनको वहां पर डाला जाता है उस विषय को, और बोलते हैं कि इसको जो है बैंक सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे और यहां पर साख प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसके तहत अभी हाल में ही आरबीआई ने जो है फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है उनको भी वहां पर क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को याद रखिएगा। अब ये जो है वो है क्या, मैंने पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, वो उन क्षेत्रों को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र है जिनको प्राथमिकता दिया जाए, फिर उनको अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। आरबीआई ने सभी बैंकों को, अन्य बैंकों को कुछ गाइडलाइंस दी है ना, और फिर गाइडलाइन देते हैं वो, और ऐसा बताते हैं कि इस क्षेत्र में आप जो है इतना इतना परसेंटेज जो है आप पीएसएल में डालिए और लोगों को साख प्रदान करिए। नॉर्मल सा पॉइंट है। अब यहां पर समझिएगा कौन यहां पर जो है जारी करेगा क्लासिफिकेशन और गाइडलाइंस, तो सेंट्रल बैंक करता है किसी भी देश का, तो यहां पर आरबीआई करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जहां पर भी क्रेडिट या साख की सुविधा अनुपलब्ध है वहां पर बेटर क्रेडिट जो है पेनिट्रेशन को इनेबल कर पाएंगे हम लोग, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो आपके लैंडिंग की जाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 86% जो है ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स ही है ना, तो उनको हो गया, वीकर सेक्शन हो गया, ठीक है। और जो क्रेडिट की आपकी सुविधा है वो उसको बूस्ट किया जा सकेगा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो है प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले वीकर सेक्शन में कौन कौन आता है, तो इसमें छोटे और सीमांत किसान हो गए, आपके आर्टिशंस हो गए, है ना, विलेज और कॉलेज जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आपकी क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल की क्रेडिट लिमिट जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें जो लाभार्थी हैं वो आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाले भी हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, और SC ST SHG पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ये भी इनमें शामिल है। अब कहां कहां पर किन किन उद्देश्य से जो है यहां पर प्रदान किया जाता है पीएसएल, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंडिंग है। उसके बाद फार्म क्रेडिट की व्यवस्था इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए, है ना, उसमें इंक्लूड करके रखा जाता है। SHG वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है। क्रेडिट फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि स्प्रे है, हार्वेस्टिंग है, ग्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, जो भी फार्म प्रोडक्शन हो रहा है उसका, जो फार्म में जिस भी चीज का उत्पादन किया जा रहा है। लोन्स जो होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को भी दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब जो गैर संस्थागत ऋणदाता होते हैं, है ना, वो जो है क्या करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स की बात कर रहे हैं, वो भी ऋणग्रस्त किसानों को उचित जो है दर पर देंगे, ब्याज मतलब ऋण वगैरह, है ना, उचित ब्याज पर, नॉर्मल सी चीज है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुना होगा आप लोगों ने, है ना। सोलर पंप्स की बात आपने सुनी होगी, सोलर एग्रीकल्चरल जो पंप्स हैं, है ना, तो उनके इंस्टॉलेशन के लिए जो है लोन वगैरह देना। उसके बाद जो भंडारण की
जो आपकी सुविधा होती है उसके निर्माण के लिए ऋण देना, है ना। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उसके कारण तो उनके लिए भी यहाँ पर ऋण की व्यवस्था है। एमएसएमई है ही है इसमें, खादी और ग्रामोद्योग है ही है यहाँ पर, ठीक है। स्कूल्स वगैरह में देखेंगे तो सैनिटाइजेशन हो गया, पेयजल की सुविधा हो गई, है ना। इन सब के लिए प्रति जो आपके उधारकर्ता या जो भी व्यक्ति वहां पर आ रहा है ना, फर्म में मतलब वहां पर कार्य करने के लिए, तो वहां पर जो लोन की लिमिट है वो कितनी है आपकी 5 करोड़ रुपए है पर बोरोवर की बात कर रहे हैं, है ना, जो है ना, ताकि वो सेटअप कर सके स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन जो फैसिलिटी है, इसलिए, है ना। तो विद्यालय की स्थापना, पेयजल की सुविधा और स्वच्छता सुविधाओं की पूर्ति के लिए जो है 5 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। इसके बाद सौर बेस्ड विद्युत जनरेटर है, जैव द्रव्यमान आधारित विद्युत जनरेटर है, पवन चक्की है, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र है, इनके लिए 30 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हम बेनिफिट्स क्या है, तो सीधी बात है संस्थागत क्रेडिट तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे वो जो आपके साहूकार के जंगल में वो फंस जाते हैं बेचारे, जो छोटे लोग होते हैं, है ना, आर्थिक संदर्भ में मैं बोल रहा हूं कि जिनके पास जो है उतना अच्छे से जो आर्थिक संपन्नता नहीं रहती, या जो है बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज भी जो बेचारे नहीं अवेल कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो उनको एक तरीके से ये काम करने का, रोजगार करने का, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो क्रेडिट की सुविधा है, तो वो संस्थागत क्रेडिट की सुविधा को ये यहां से प्रदान करता है, उस तरीके की सुविधा को, ठीक। इसके बाद ये जो आपके लघु और सूक्ष्म उद्यम है उनके विकास को भी क्या करता है, वहां पर इंपेक्टिस देता है, मतलब वहां पर उसको गति प्रदान करता है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि इससे बैंक डरते हैं कि जितना पीएसएल आप बढ़ाते जाएंगे तो पीएसएल बढ़ गया तो बचा हुआ जो सेक्टर है वो उसी में से उनको प्रॉफिट निकालना है। दूसरी चीज यहाँ पर एनपीए राइज हो रहा है लगातार, तो एनपीए इससे जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा बढ़ रहा है वो जो स्टॉक मार्केट का घोटाला है, अभी जो शिप वाला जो आपका आया, शिपिंग कंपनी वाला जो, और न्यूज से बाहर हो गया। आप लोग देख रहे हैं इस चीज को कि वो न्यूज में रेगुलर कवर भी नहीं किया जा रहा, इतने तरीके से चीजों को बाहर किया जाता है, सामने से करते हैं ये सब, है ना। लेकिन हम व्यक्ति इतना उलझा हुआ है अपने जीवन में कि कोई आगे आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मतलब लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डर है कि भैया एनपीए ना बढ़ जाए, तो एनपीए ना बढ़े ऐसा एक मैकेनिज्म बनाते हुए और आगे की ओर इस पीएसएल में जो है काम करने की आवश्यकता है, उसका अच्छे से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहां पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो अभी जो है लगभग इसमें जो टोटल एफडीआई की बात करें 2014 से 2021 तक, तो 5.15 जो है आपका बिलियन डॉलर्स यहां पर हुआ है ना। डेटा वेटा याद नहीं रखना है। अब प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना है ना, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 8562.92 करोड़ है, उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लेवरेज के रूप में दिया गया, कब तक, 31/1/2022। उसकी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स स्कीम के हैं उसके अंतर्गत। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही बता दिया, लेबर इंटेंसिव है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी है इंडिया, कंज्यूमर में भी है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर यहां पर 50% लोग भी हमारे इंडल्ज हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन का काम है, फूड प्रोसेसिंग, है ना। तो विन विन सिचुएशन है हर तरीके से, ये भारत के लिए, देश के लिए जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक। आप समझिएगा 130 से करोड़ से ज्यादा हमारे यहां पॉपुलेशन है, ठीक है। और अभी भी कंज्यूमर बजट में एक मेजर पार्ट जो है वो किसका है, फूड का है, ठीक। तो ये जो है आपका देश के अन्य व्यवसायों पर भी अपना प्रमुख योगदान डालता होगा, बिल्कुल डालता है, उसका प्रमुख योगदान है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फूड सेक्टर है वो अभी उभरा है किस तरीके से, हाई ग्रोथ और हाई प्रॉफिट सेक्टर के रूप में। क्यों, क्योंकि यहां पर जब वैल्यू एडिशन हो जाता है, जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रही है, अब वो ज्यादा अगर अवेयर हो जाएंगे तो बोलते हैं ना कि फोर्टिफिकेशन कर दो, वैल्यू एडिशन कर दिया। अब वैल्यू एडिशन में बार बार मैं टमाटर और सॉस का आपको एग्जांपल देता हूं कि टमाटर बेचना हो तो कितने दिन रख पाएंगे आप, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, है ना, 20 दिन, ठीक है। और बेचेंगे कितना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो बेचेंगे। लेकिन अगर सॉस बना लिया तो आपने 150, 200 और 2 साल तक बेचेंगे, है ना। शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहां पर। इसके बाद जो इंडिया का फूड और ग्रोसरी मार्केट है वो वर्ल्ड में 6 नंबर का है, ठीक। और जो इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड के टोटल फूड मार्केट का 32% है। अब यहां पर बताया जाता है कि ये कंट्रीब्यूट जो है कितना कितना कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 14% है, एक्सपोर्ट में 13% और 6% टोटल इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट में करता है। तो अब ये एक यहां पर एनुअल सर्वे का डेटा बता रहे हैं जो कि 2018-19 की फूड प्रोसेसिंग जो है उसकी रैंक फर्स्ट है
जो टोटल पर्सन इंगेज्ड की बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर मैंने पहले ही बताया। स्कोप क्या है, तो स्कोप सीधी बात है, इसके लिए सारे रॉ मटेरियल्स जो है, ऐतिहासिक कारण भी है हमारे यहाँ कृषि के मतलब संदर्भ में, ठीक है। तो यहां पर डाइवर्सिटी है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, तो उसके कारण जो है हमारे यहाँ बहुत व्यापक जो है संभावनाएं विद्यमान है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा भंडार भी है, बहुत प्रमुख भंडार है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मार्केट भी बहुत बड़ा है ना, तो सबसे बड़े उभरते हुए मार्केट में से एक भारत भी है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, साक्षरता बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण प्रोसेस्ड फूड की मांग भी बढ़ती जा रही है ना, कि अपन ने डाला और बन गया। ठीक, इसके बाद समझिएगा कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो चीपर है, कंपैरेटिव बात कर रहे हैं अन्य देशों से, तो हमारा इनपुट भी कम हो जाएगा। इससे इनपुट कम हो गया और लो कॉस्ट अगर प्रोडक्शन हो गया हमारा, तो हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपिटिटिव हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि किस किस जगह जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेरियस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में डेयरी हो गया आपका, गोल्डन रिवॉल्यूशन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ग्रेन्स हो गए, पिंक रिवॉल्यूशन में मीट और पोल्ट्री हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन में फिश प्रोसेसिंग हो गया, पैकेज फूड्स हो गए, एक्रिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, अल्कोहलिक बेवरेज हो गया, ये सब है आपका। ठीक है, इशू और चैलेंजेस क्या है, तो सीधी बात है हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग लेवल जो है अभी हमारे यहाँ जो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मानकों पर, जो वैश्विक मानक है उनके साथ सिंक्रोनाइज साम्यता नहीं रखता है, तो प्रोसेसिंग लेवल अभी बहुत ज्यादा क्या है, उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य मान लीजिए, एक्सट्रीमली लो है, और वेस्टेज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। वैल्यू एडिशन की बात करें अगर रॉ प्रोडक्शन में कंट्री में, तो अभी जो है हमारे यहाँ 7% हो रहा है, इसको कंपेयर करके देखें तो चाइना में 23%, फिलीपींस में 45%, यूके में 88% है। ठीक है, अब हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है, कच्चे माल की लागत भी ज्यादा है, बुनियादी जो संरचना है वो भी उपयुक्त नहीं है, उत्पादकता भी कम है, तो इसके कारण क्या है, ये एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। फिर हमारे यहाँ क्रेडिट की भी सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो लो फ्लो है क्रेडिट का, तो बहुत से बिजनेसमैन इस फील्ड में आना नहीं चाहते। फिर इंडियन ब्रांड जो है अभी तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में स्थापित नहीं हो पाया है, हमारे यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी रूल्स और रेगुलेशंस में, है ना, तो मल्टीप्लिसिटी जो आपका मल्टीप्लिसिटी है लॉज में और रेगुलेटरी अथॉरिटीज में, ठीक है ना, और आपका इसी के कारण जो है बहुलता और बोझिल प्रक्रिया के कारण भी ये एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। तो इसमें निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की पहले क्या है, तो सबसे पहली पहल तो आपको पता होगा संपदा योजना, आपको पता होगा फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, इसके अंतर्गत जो है पूरे के पूरे जो है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जो है इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई। इसमें क्या किया जाएगा कि कृषि से इतर रोजगार सृजन की व्यवस्था, फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाना है, वैल्यू एडिशन को यहां पर प्रमोट करना है ना, और जो आपका क्या है कि प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है ना, ये सब चीजें हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, ठीक है, इसके द्वारा भी रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इसके बाद वैश्विक खाद्य क्षेत्र में भारत को सबसे अग्रणी जो है उद्देश्य बनाना है, इसलिए ये जो है स्टार्ट की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस जो आपकी स्कीम है, तो इसको भी इंप्लीमेंट किया गया। इसका क्या एम है, तो भैया फॉर्मलाइज करना, अपग्रेड करना 2 लाख जो आपके माइक्रो इनफॉर्मल यूनिट्स है और क्रिएट करना 9 लाख एम्प्लॉयमेंट को। इसके बाद गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को यहां पर क्या किया, परमिट किया है, कैसे, स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प, तो भैया त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, किनके लिए है, टी वर्कर्स के लिए है। तो ये क्या इंश्योर करेगा, सोशल सिक्योरिटी 7000 टी गार्डन वर्कर्स के लिए। ठीक, तो ये त्रिपुरा सरकार ने इसका जो है अनाउंसमेंट किया है। ठीक, अब ये यहां पर क्या करेंगे, इनको हाउसिंग की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, फाइनेंशियल सपोर्ट ये दिया जाएगा टी गार्डन्स के वर्कर्स को। ठीक है ना, ब्रिटिश एरा से ही इनका शोषण होता आ रहा है, आप लोगों को पता है ना, जो टी गार्डन वगैरह की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको जो है क्लब्ड फॉर्मेट में जो है इनको क्या करेंगे, जो भी पात्र होंगे यहां पर लोग, वो क्या करेंगे, इसकी अंतर्गत जो है लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है यहां पर लैंड और होम प्रदान करना ऐसे फार्मर्स को। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको यहां पर क्या करना कि जो आपका लैंड को अलॉट करना, कहां पर, जो डिफंक्ट एरिया है आपका,
टी गार्डन का, है ना। और किस बेस पे, तो लीज बेसिस पे, और उसमें यूज किसका करेंगे, कोऑपरेटिव का। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ के लिए एम्यूनिटी, यहां पर प्रत्येक फैमिली को प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। प्रत्येक फैमिली को राशन कार्ड देना है ना, प्राथमिकता देना है उनको। फिर उनके जो चिल्ड्रंस है उनको भी जो है एजुकेशन सेक्टर में क्या करना है, इंडल्ज कराना है ना, इंक्लूजन कराना है उनका। तो प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक जो है उनको प्रमोट किया जाएगा, है ना, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसके बाद सोशल पेंशन भी सबके लिए जो है वो क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। उसके अंतर्गत सामाजिक पेंशन हो गया, सामाजिक भत्ता, सोशल सिक्योरिटी है जिसको इंश्योर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो भी पात्र परिवार होंगे उनको सामाजिक पेंशन, सामाजिक भत्ता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सहायता, ये सब प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इनकी क्षमता के अनुसार जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। जो भी आपके दिव्यांग लोग हैं उनको उस हिसाब से सपोर्टिव अप्लायंसेस को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पर्यावरण से सिंक्रनाइज, सामंजस्य रखते हुए जो अनुकूल वातावरण वो भी जो है प्रदान करने के लिए यहां पर प्रबंधकों के द्वारा जो है निगरानी और समन्वय किया जाएगा। और यहां पर 85 करोड़ रुपए जो है लगभग सरकार के खजाने से खर्च किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही, एक दो क्वेश्चन प्री में यूपीएससी में। तो ये जो है बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है यहां पर ये बताना है। तो डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, रशिया भी है, पोलैंड भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देख जाइएगा वर्ल्ड मैप। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सी ऑफ जो अजोब है उससे लगने वाले देश कौन कौन से हैं बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। और नारी शक्ति जो पुरस्कार है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो अवार्ड है ये आपको किसको किसको प्रदान किया गया इस वर्ष, 29 उत्कृष्ट और असाधारण महिलाओं को प्रदान किया गया, बिल्कुल ठीक है। और ये अवार्ड जो है भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वुमेन्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक है। तीसरा ये कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनुअली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये भी ठीक है। और लास्ट जो लिखा गया है कि पहली बार 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के रूप में इसे पेश किया गया था, 2015 में इसका जो है नाम बदलकर नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट भी, इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही यहां पर हमको बताना था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।